नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मानसी झा और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। तो आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे सावन महीने की शुरुआत से लेकर संसद में क्या कुछ हुआ और इंटरनेशनल मुद्दों में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, स्पोर्ट्स में क्या कुछ हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। तो ये प्रज्ञा, आज से जो है सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ जो है देश भर में शिवालयों में आस्था का जो है सैलाब पूरी तरीके से उमड़ पड़ा है। सावन के पहले दिन मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में जो है बाबा महाकाल की जो विशेष पूजा अर्चना और दिव्य आरती की गई है। बिल्कुल, आपको बता दें सुबह 3 बजे मंदिर के पट खोले गए, जिसके बाद विधि विधान के साथ भस्म आरती संपन्न की गई। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से ही कतारों में खड़े नजर आए। आपको बता दें भस्म आरती से पहले बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से भगवान का अभिषेक किया गया। इसके बाद भांग और चंदन से बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया और उन्हें विशेष वस्त्र धारण कराए गए। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आज सावन का पहला दिन है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब नीलकंठ के द्वारा कहलाए गए थे भगवान, क्योंकि उन्होंने विष पिया था। देवताओं ने उनका रुद्राभिषेक कर करके उनका शांत करा था, क्योंकि बदन तप रहा था। तो माना जाता है कि सावन महीना भगवान को अति प्रिय है। बाबा क्योंकि भोलेनाथ है, तो जो भी उनकी मनोकामना होती है, भक्तों की मनोकामना केवल एक जल चढ़ाने से ही पूरी हो जाती है। आज सावन का पहला दिन है, मतलब बाबा का प्रिय महीना सावन, और महाकाल के भक्तों के लिए तो जैसे महापर्व शुरू हुआ है और बाबा ने अपने दिव्य रूप में सबको दर्शन दिए हैं। ऐसा लगा जैसे साक्षात बाबा महाकाल यहाँ पधारे हैं सभी को दर्शन देने के लिए। बाबा यहाँ राजा के रूप में विराजमान है उज्जैन की। वो यहाँ प्रजा को अपने हाल पूछने के लिए जैसे पधारे हों। और महापर्व के उस पे सावन के मैं सबको बधाई देना चाहूँगी। सावन की जय महाकाल। इससे अच्छी चीज कोई दुनिया में हो नहीं सकती, क्योंकि महाकाल वो भी खुद स्वयं सावन के पहले दिन मेरे को यहाँ बुलाएं, क्योंकि इनकी मर्जी के बगैर यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मेरी बहुत कृपा है इन पे मेरी, और मैं इनका आशिक हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इनसे जुड़ा हुआ हूँ और ऐसे ही जुड़ा रहूंगा। बाबा की परंपरा है, आज 1 घंटे पहले श्रृंगार पट खुल जाते हैं। आज 3 बजे पट खुल गया और बाबा को विशेष पूजन किया गया। आज पंचामृत से विशेष पूजा किया गया। दही, दूध, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत से इस तरह से केसर से स्नान कराया गया। बाबा को विशेष भांग का श्रृंगार किया गया। उसके बाद बाबा को भस्म चढ़ी और आरती हुई। महाआरती में हजारों भक्तों ने दर्शन लाभ लिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करे। सावन मास की शुरुआत है, आज से कावड़ की शुरुआत होती है। भगवान कावड़ लेके हर हर महादेव करके बम भोले की जय घोष के साथ अपने कावड़ लेके निकलते हैं। बाबा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए भगवान को अर्पण करते हैं। तो सावन की शुरुआत होते ही आपको बता दें कांवड़ यात्रा को भी लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने साफ कहा कि इस बार कांवड़ यात्रा में किसी भी शिव भक्त को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। तो वही प्रज्ञा, मेरठ के एसएसपी ने साफ तौर पर यह भी बताया है कि यात्रा को जो है सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। कांवड़ मार्गों पर जो है रूट डाइवर्जन सीसीटीवी कैमरों से लगातार जो है निगरानी की जा रही है। कैमरों के द्वारा जो है निगरानी की जा रही है। पुलिस बल जो है पूरी तरीके से मार्गों पर तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और कांवड़ मार्गों पर मिलने वाली सुविधाओं की लगातार जो है निगरानी की जा रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ मुख्यमंत्री की ओर से भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं। उनके अनुसार कांवड़ और डीजे की ऊंचाई जो है वो निर्धारित रहेगी, यानी फिक्स्ड कोई ऊंचाई जो है वो निर्धारित किया जाएगा। कांवड़ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपको बता दें एसएसपी अविनाश पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता। चलिए आपको सुनाते हैं। आगामी कांवड़ यात्रा 2026 की शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे जी। उनसे जानेंगे कांवड़ यात्रा के लिए क्या कुछ तैयारी की गई। सर, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके से तैयारी की गई? देखिए, जितनी ड्यूटी पिछली बार लगाई गई थी, पिछली बार एक बहुत सफल कांवड़ यात्रा का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कराया गया था, परंतु फिर भी जो छोटी छोटी घटनाएं थी उनसे जो हमें सीख मिली है उनको लेते हुए, उनका विश्लेषण करते हुए इस बार ड्यूटी को पुनः लगाया गया है। जितने भी सुपर जोनल, जोनल
और सेक्टर अधिकारी हैं उनकी तैनाती की गई है। राजस्व प्रशासन की तरफ से, अन्य विभागों की तरफ से जो भी तैयारियां की जानी वो लगातार की जा रही है। एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है जिसमें कैमरा के माध्यम से सभी कांवड़ मार्गों की निगरानी की जा रही है और सभी विभागों के लोग 24/7 यहाँ पर तैनात रहेंगे। सर पिछली बार देखा गया कि कहीं की वीडियो कहीं दिखाई दी जाती है किसी राज्य की, कांवड़ मार्च में, उसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, इस प्रकार की जो सोशल मीडिया पर अफवाहों का एक दौर सा है जो हम सब लोग देखते हैं कि एक बहुत छोटा वीडियो या कहीं का वीडियो कहीं, इस प्रकार के लिए हम लोग आपके माध्यम से भी ये अपील जारी करते हैं कि जो आधिकारिक वक्तव्य है उस पर यकीन किया जाए और मौके से जो चीज़ें आ रही हैं उन पर यकीन किया जाए, ना कि किसी सोशल मीडिया की अफवाह पर यकीन किया जाए। इस अपील के साथ साथ हमारी जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की टीमें हैं, जो हमारा एक बहुत एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई भी यदि कांवड़ या यूपी पुलिस को लेकर या किसी भी व्यवस्था को लेकर टैग किया जाता है तो उसमें जो भी चीज़ें हैं आती हैं उन पर तुरंत करेक्टिव एक्शन लिया जाता है और ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स जो लगातार इन अफवाहों को फैलाते हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे ने बताया कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से नजर रखी जाएगी क्योंकि कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही अफवाह फैलाना का काम करते हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए अली मैन। तो वही नजर डालते अगली खबर की आपको बता दें, लोकसभा में हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पारित हो गया है। नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के लगातार जो है विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने परीक्षा प्रणाली में जो है पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है बड़ा कदम प्रज्ञा इन दिनों जो है उठा लिया गया है। बिल्कुल, बिल पास होने के बाद शिक्षा नगरी कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने इसका स्वागत भी किया मानसी, और छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि ये कानून पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि उनका ये भी मानना है कि कानून तभी प्रभावी रूप से साबित होगा जब इसे सख्ती के साथ और लंबे समय तक ईमानदारी से लागू किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि ये नया कानून जो है कितना इफेक्टिवली लाया जाता है। तो इसी पे दिखा देते हैं मानसी हमारी ये खास रिपोर्ट। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए। लोकसभा से सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो गया है। मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्षवा नावालों के संशोधन स्वीकृत हुआ। हालांकि इस बिल को जेनजी के बड़े आंदोलन के बाद पेश किया गया है। लगातार नीट पेपर लीक मामले में छात्रों का सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन था, जिसके बाद सरकार ने पेपर लीक मामलों में कड़ा रुख अपनाया है। वहीं बिल पारित होने के बाद कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने इसका स्वागत किया है। छात्रों का कहना है कि विधेयक पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसकी वास्तविक सफलता इसके प्रभावी और दीर्घकालिक क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। छात्रों ने कहा कि सरकार को केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक सुधार भी करने होंगे। मतलब पेपर लीक तो बंद होना चाहिए। ये तो बड़ी गलत बात है कि बच्चे अपने 2 साल प्रिपेयर करें, कई तो मतलब डबल ड्रॉपर्स ट्रिपल ड्रॉपर्स। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को थोड़ा ये तो रहना चाहिए था कि एनटीए को थोड़ा करे रिफॉर्म, बट ठीक है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बढ़िया हुआ जो भी हुआ। अब जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया उनके लिए तो इतना पर्याप्त नहीं है, उनके परिवार वालों के लिए, बट अब क्या कर सकते हैं। यही कहना है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया तो उनके लिए क्या, वो तो चले गए ना, तो उनके लिए भी देखो थोड़ा बहुत कि वो उनके लिए क्या करना। अब जो हो गया वो। लेकिन सरकार ने जो बिल पेश किया है उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट तो होगा ना। बेनिफिट तो है। अब आगे देखेंगे कि फ्यूचर में अगर कहीं पेपर लीक हुआ तो इससे ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा जितना अभी हुआ है, तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आगे देखा जाए तो। बिल तो अच्छा है, ठीक है, मैंने पढ़ा था उसके बारे में, कल आर्टिकल पढ़ा था मैंने फिर। लेकिन वही है कि बिल तो बहुत सारे पास हुए हैं, लेकिन फिर भी उन सबको लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है उसमें, है ना। अभी जैसे नया नया पास हुआ था, थोड़ा सा माहौल रहे कि हाँ अभी होएगा, बहुत इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक ठाक होएगा, पेपर लीक नहीं होंगे, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट होना चाहिए। क्या चाहते हैं बच्चे और क्या होना चाहिए अमेंडमेंट? और अमेंडमेंट तो इंडिया का वैसे तो एजुकेशन सिस्टम ही मेरे को उतना थोड़ा सा कम लेवल का लगता है, उसको थोड़ा सा उसमें सुधार आना चाहिए। ये जो नए रूल्स बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम देते हैं तो अपनी फुल मेहनत 2 साल की लगाते हैं, और वही पेपर अगर लीक हो जाए तो उन पर बहुत ज़्यादा वो पड़ता है, इससे वो सुसाइड तक जा सकते हैं।
तो इससे भी कड़े कानून होने चाहिए और स्टूडेंट्स को उतना कंपनसेशन भी मिलना चाहिए अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स के लिए भी हार्ड होता है, उनके लिए भी हार्ड होता है। और ये सब देख के ही दूसरे बच्चे जो होते हैं वो उससे प्रोत्साहन भी देते हैं बहुत लोग कि ये कर देंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए कि पेपर लीक ही कभी ना हो, ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए सरकार को। हमारे युवा साथियों के बीच में खुशी की लहर है। हम जो जिस लिए हम लोग क्या नाम है वो किए थे, प्रोटेस्ट किए थे, वो सफल हो गया है, बिल पास हो गया है। और दूसरी चीज़, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मिल गया है। तो ये दिखाता है हमारे युवा साथियों की एकजुटता, और अगर ऐसे ही हम लोग साथ रहेंगे तो हम लोग आगे भी क्या नाम है बहुत कार्य कर सकते हैं। छात्रों का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं पूरी तरह बंद होनी चाहिए, क्योंकि लाखों छात्र वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं। सजा के प्रावधान पर उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने इस कारण आत्महत्या कर ली, उनके परिवारों के लिए ये पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। लेकिन सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में कोई भी पेपर लीक ना हो और परीक्षा प्रणाली पूरी तरह व्यवस्थित एवं निष्पक्ष तरीके से संचालित हो। जिन छात्रों ने मानसिक तनाव में अपनी जान गंवाई, उनके लिए भी सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। बता दें कि एंटी पेपर लीक संशोधन बिल को लेकर जहां छात्रों में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस बिल का भी विरोध किया है। फिलहाल एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पारित होने के बाद देश की सियासत पूरी तरह से गर्म है। तो वही प्रज्ञा, संसद की बात की जाए तो संसद में बुधवार को राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के जो है जोरदार हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर छात्रों के साथ कथित कार्रवाई को लेकर के कई गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, संसद से बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अपने बयान को दोहराते हुए सरकार से कई सवाल पूछे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी ने दावा किया कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों पर तीखा पलटवार किया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया और बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं। इसी पर बनी है हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ। बुधवार को संसद में राहुल गांधी के बयान पर होम मिनिस्टर सर जमकर हंगामा हुआ। उन्होंने अमित शाह पर छात्रों के ऊपर गोली चलवाने का आरोप लगाया। संसद में हंगामा हुआ तो राहुल गांधी संसद के बाहर आए और शाम करीब 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोबारा केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि संसद से 500 मीटर तक देश के छात्रों को पीटा गया, छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, एक छात्र की आंख की रोशनी चली गई, छात्रों पर कील लगी लाठियां चलाई गईं। I have seen the medical certificate. They were shot with pellet guns. One boy who was shot with pellet gun is most likely to lose his eye. Cannot see. I have seen the medical certificate, AIIMS medical certificate, where it shows that he's been shot by pellet guns. Shock batons, not just normal lathis, lathis with nails. Where did the police get this idea from? Lathis with nails. Beating women and minors. You can see a police officer slapping. She says to me, these idiots. राहुल गांधी ने कहा कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे कई बार टोका गया। मैंने कई बार स्पीकर से पूछा कि मुझे बोलने दें, लेकिन मुझे परमिशन नहीं मिली। Leader of opposition is not allowed to speak in the Lok Sabha. Multiple times I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak. Multiple times Riju ji, Rajnath Singh ji, others were allowed to speak, but I'm not allowed to speak. And the excuse was that
I said something about Mr. Amit Shah. I said that Mr. Amit Shah was responsible for the brutality that was carried out. राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बयान को झूठा बताया और कई आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा? कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। संबित पात्रा ने गृह मंत्री अमित शाह के गायब होने वाले राहुल गांधी के बयान का भी पलटवार किया और कहा कि मीडिया और लोग जानते हैं कि गृह मंत्री कहां हैं। मैं सीना ठोक के कहता हूं, देश का गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह कार्यक्रम करते हैं, पब्लिकली पब्लिश्ड कार्यक्रम होते हैं, वो जहां जाते हैं, वो कहां होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, किस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, ये पब्लिकली पब्लिश्ड होता है, सोशल मीडिया में जारी होती है, मीडिया जानती है। वो सदन में ही मौजूद थे। जिस समय राहुल गांधी बोल रहे थे वो सदन में ही मौजूद थे, मगर फिर भी राहुल गांधी ने कहा गृह मंत्री कहाँ गए। बहरहाल बुधवार का दिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बहस का गवाह बना। हालांकि शाम होते होते राहुल गांधी के आरोपों का बीजेपी ने एक एक करके जवाब दिया। विधेयक को पारित किया जाए। आपको बताएं तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026 ध्वनि मत से पास हो गया। हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए गए हैं। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वही प्रज्ञा, अब लोकसभा से जो है एंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026 जो है वो पास हो चुका है, लेकिन अब इस बिल को लेकर के सियासत भी जो है कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। बिल पारित होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है हम लोगों ने जंग देखा, जुबानी जंग देखी, किस तरीके से एक दूसरे पर जो है इशारा साधते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल मानसी, संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कहां है। उन्हें निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री के पास यहां बैठने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो लोकसभा में नहीं आए। इसके साथ ही राहुल गांधी के इस बयान के बाद मानसी माहौल जो है वो लोकसभा में और भी गर्मा गया और सत्ता पक्ष ने भी कांग्रेस का आरोपों का जोरदार जवाब दिया और आखिरकार एंटी पेपर बिल जो है वो पास किया गया। अब इसी पर बनी है हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए दिखा देते हैं। He put pellets into the blood. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल? She says to me, these idiots. लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले, तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ। विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026 पास हो गया है और विधेयक पारित हुआ। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है।
संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जमकर बोले। होम मिनिस्टर सर। इस दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा और कहा कि गृह मंत्री के पास यहाँ बैठने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो लोकसभा में नहीं है। राहुल ने कहा कि गृह मंत्री ने छात्रों पर गोलियां चलवाई, तो राहुल गांधी को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने टोका और आपत्ति जताई। सोचिए आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि पहली बात तो गोली चली नहीं और दूसरी बात गोली चलवाने का आदेश गृह मंत्री के पास नहीं होता। Question, why are you not allowing us to have jobs? They ask the question, why can we not fall in love with somebody we like? They ask the question, why do you attack different religions? They asked all these questions and they asked it in public. You couldn't do nothing about it. And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to, sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या गोली चलाना ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकता है। आप कैसे बोल सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु हैं उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने संसद में एक युवा लड़की से बातचीत का जिक्र करते हुए इडियट शब्द का इस्तेमाल किया। तो जवाब में जितेंद्र सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को ऐसे बयान देना शोभा नहीं देता। समझे तो वो नहीं कह सकता। She said to me, there are two categories. There are two categories in this world. The student. She said a farmer can be a student, a lawyer can be a student, a doctor can be a student, unemployed youth can be a student. It's the thirst to learn, thirst to understand, like a sponge. You want to take everything in. You want to understand. It's beautiful. It's even respecting the rest of the universe. What about these idiots? She says to me, these idiots, they don't listen to anything anyone says. What's it? प्रतिपक्ष एलओपी जी के व्यवहार पर उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूँगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता, हाउस में नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की जानकारी नहीं। राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि आरएसएस का शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा है। धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस का मुखौटा थे, शिक्षा मंत्रालय को आरएसएस चलाता है। Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS.
Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying, under no circumstances are we going to become your andhbhakts. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to live. The number of higher education institutions has been increased from 51,534 to 64,896. इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए और इसी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, which is a game changer and which should have happened actually. वो एक आपका अधूरा काम और आपका पाप था। स्पीकर साहब, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहरहाल राहुल गांधी का संसद के अंदर इडियट शब्द कहना, गृह मंत्री अमित शाह पर गोली चलवाने का आरोप लगाना चर्चा में है। बीजेपी राहुल गांधी पर जमकर हमलावर है। ये फिर से आ गए। तो जहां लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ, वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े एक अहम विधेयक को भी पास किया गया। आपको बता दें, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 यानी वंदे मातरम बिल उच्च सदन में पारित हो गया है। इसी पर बनी है हमारी ये रिपोर्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित। मॉनसून सत्र के 10वें दिन 29 जुलाई 2026 यानी कि बुधवार को राज्यसभा में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 यानी वंदे मातरम बिल पास हो गया है। वंदे 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 भारत माता की। जब ये विधेयक बहस के बाद संसद के उच्च सदन ने बिल को पारित कर दिया है। संशोधन के तहत अगर कोई वंदे मातरम के गाए जाने के दौरान जानबूझकर उसका अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो जाएगी। जनगण मन की तरह सारा प्रोटोकॉल वंदे मातरम के लिए भी लागू होगा। हालांकि विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया, बावजूद इसके बहुमत मिलने पर बिल पास हो गया है। विपक्ष ने बिल पारित होने के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, ऑर्गेनाइजर के अखबार में आरएसएस ने कई बार वंदे मातरम का मखौल उड़ाया, कहा ये एंटरटेनमेंट के लिए है। तो ये बीजेपी आरएसएस जो वंदे मातरम को मानती नहीं है, और पूरे देश में कौन है जो नहीं मानता है? आजादी की लड़ाई में नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, एक नारा ये लगता था, एक नारा लगता था वंदे मातरम, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम हम लोग सब लोग राष्ट्र भावना के तहत गाते थे। संशोधित बिल पास हो गया है, बिल पास हो गया है। मुद्दे क्या हैं ये बताएं कि नीट का पेपर क्यों लीक हुआ, भ्रष्टाचार क्यों इतना फैला है कि लोगों के चढ़ावे में चोरी हो रही है, छात्रों के ऊपर क्यों पैलेट गन्स करंट डाले गए, क्यों उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। ये बिल तो वो पास करते रहेंगे। वंदे मातरम हम सब के लिए बहुत सम्मान का गीत है और हम सब उसको गाते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ले आए हैं तो उनको शुभकामनाएं। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। हालांकि विपक्षी दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया, जिसके बाद विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। अब बिल पारित हो गया है और मौलानाओं ने इस बिल पर आपत्ति जताई है। मौलानाओं का कहना है कि ये देश का गीत है, इस पर सियासत हो रही है, ये विशेष धर्म को टारगेट करने वाला बिल है। देखिए, राज्यसभा में बिल पास हो गया, अब इस बिल के जरिए से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा, क्योंकि इस बिल को हर जगह लागू करने की कोशिश होगी और जहां भी कोई मुसलमान
किसी भी तरह से अपनी आस्था को सामने रखते हुए इसको नगाने की कोशिश करेगा या इसके सम्मान में खड़ा नहीं होगा तो उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि सरकार इस तरह के बिल्कुल लाकर वही जो एक फार्मूला चल रहा है कि मुसलमानों को टाइट रखो और अपना जो वोट बैंक है इनका हिंदू वोट बैंक उसको खुश रखो, तो वो उसी फार्मूले पर सरकार बात कर रही है, उसी फार्मूले पर सरकार काम भी कर रही है। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं इस मादर वतन पे सजदा करता हूँ। मैं इस मादर वतन की मिट्टी, जब वजू के लिए पानी नहीं होता है, मिट्टी से तय्युम करके वजू कर लेता हूँ। मरने के बाद इसी मादर वतन की मिट्टी में मिलना है। तो हमसे ज़्यादा, मुसलमान से ज़्यादा मादर वतन का सम्मान करने वाला कोई नहीं हो सकता। सियासी लोग हैं, सियासी रोटियां सेक रहे हैं, सियासी रोटियां सेकते रहें। पता नहीं वंदे मातरम बिल को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिल में किया गया संशोधन केवल एक विधायी बदलाव नहीं है, ये भारत की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिल पारित होने के बाद बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बिल की इंट्रोडक्शन पे विरोध कर रहे हैं। उनकी क्या नीति थी वो समझ नहीं आ रहा है। तुष्टीकरण की नीति या क्या नीति? तभी शायद यही कारण है कि वहां की जनता ने, क्योंकि वो जनता से दूर हो गई, वहां की जनता ने अपने से उनको दूर कर दिया। दूसरा, जो ये गीत है वंदे मातरम, ये हमारा देश के एकता के प्रतीक है। नेशनल एंथम हो गया, ये हमारा गीत हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, तिरंगा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये वो है जो 140 करोड़ भारतीयों को आपस में बांधते हैं हम सबसे। कि वंदे मातरम वो गान है जिस गान को गाते हुए देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूम लिया था। ये देशभक्ति का भाव बढ़ाने वाला है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि देश के भीतर कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको देश से कोई सरोकार नहीं है, जो देशभक्ति की भावना से जुड़े हुए इस गीत को भी मजहब के साथ जोड़ते हैं और इस राष्ट्रगीत का अपमान करने की चेष्टा करते हैं। और इसलिए देश की संसद ने इस संदर्भ में एक कठोर कानून बनाया है ताकि अब कोई राष्ट्रगीत का अपमान न करे। बता दें कि इस संशोधन के तहत वंदे मातरम के अपमान से जुड़े प्रावधानों को कानूनी संरक्षण मिलेगा। कानून का मकसद वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जनगण मन की तरह ही कानूनी सुरक्षा देना है। इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है या गीत में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ऐसे में बिल पारित होने के बाद देश का सियासी पारा भी हाई है। सर वो भूल गए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। आपको बता दें, मूंग की फसल की एमएसपी पर 100% खरीद और खाद वितरण के लिए लागू किए गए ई टोकन सिस्टम को खत्म करने की मांग को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वही अपनी मांगों को लेकर के जो है बड़ी संख्या में किसान जो है मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए भोपाल और पैदल मार्च कर रहे हैं। लेकिन राजधानी में प्रवेश से पहले ही पुलिस ने किसानों को प्रज्ञा रोक दिया है, जिसके बाद मौके पर जो है तनाव का पूरी तरीके से माहौल देखा गया। आखिर किसानों की क्या है प्रमुख मांगे, सरकार का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसान राज्य की मोहन यादव सरकार से नाराज हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में मूंग की फसल की एमएसपी पर 100% खरीद और खाद वितरण के लिए लागू ई टोकन सिस्टम को हटाने की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन किया। बड़ी संख्या में किसान मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए नर्मदापुरम से भोपाल की ओर पैदल मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें राजधानी भोपाल में प्रवेश से पहले रोक दिया, जिसके बाद किसानों ने भोपाल नर्मदापुरम हाईवे पर ही धरना शुरू कर दिया। लेकिन आंदोलन के दौरान हैरानी की बात ये दिखी कि किसान इस बार मार्च करने जेंजी बनकर आए हैं। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़े। भोपाल के RRL तिराहे पर किसानों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। किसानों का कहना है
कि इस बार आपको इस आंदोलन में कोई पगड़ी वाले किसान नहीं दिख रहे हैं। ये मोर्चा युवा और जेनजी किसानों ने संभाल रखा है। उनका दावा है कि युवाओं की ताकत सरकार ने दिल्ली में देख ली है, जरूरत पड़ी तो भोपाल में भी दिखा देंगे। किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस किसानों को कई जगहों पर रोक रही है, जबकि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। तो ये किसान अपनी टोपी खेत में भी लगाता है, तो उसने आज भोपाल महानगर में भी लगाई है। अपने पत्तों की टोपी अपन ने पहन रखी है। बाकी साथियों का इंतजार है आने का। हाँ, और साथी आ रहे हैं ना। पुलिस वाले प्रशासन हर रोड पे किसानों को रोक रहे हैं, जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए। हर जिले से किसान आ रहे हैं, लेकिन हर जगह बैरिकेड कर दिए गए हैं। वह उन्हें हटाना चाहिए और किसानों को यहाँ आने देना चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, किसान यहाँ से हटेगा नहीं। किसान का तंबू यहाँ लगा रहेगा। जायज मांगों के लिए किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। मोहन सरकार ने वादा किया था, मोहन यादव सरकार ने किसानों से वादा किया था 100% मूंगल। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। भोपाल नर्मदापुरम हाईवे बंद होने के कारण शहर के कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। एहतियात के तौर पर कुछ स्कूलों में बुधवार को छुट्टी भी घोषित की गई। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई रास्तों पर बदलाव किया गया है। वहीं एमपी नगर में नर्मदापुरम रोड जाने वाले लोगों को दूसरे मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। फिलहाल किसान हाईवे पर डटे हुए हैं और सरकार से बातचीत के जरिए समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हमने जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो जरूरी होते हैं, जो इंतजाम वो सब कर रखे हैं। और किसी को ट्रैफिक संबंधी कोई दिक्कत ना हो तो डाइवर्जन रूट भी लगा रखे हैं। उनको न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया में हमने उनको प्रसारित भी किया है। लोकल का बल लगाया गया है लगभग जितना उपलब्ध है। बाकी बाहर से भी फोर्स को बुलवाया है, उसको भी ड्यूटी में लगा रखा है। वहीं किसानों के आंदोलन का खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के हित में खड़ी है। बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने के लिए समिति का गठन किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों से भी अपील की कि वे ऐसा रास्ता निकालें जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। मध्य प्रदेश में मना रहा है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं। किसानों की मुख्य मांग है कि सरकार मूंग की फसल की पूरी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर करें। वहीं किसानों ने मांग की कि आगामी फसलों के लिए समय पर सही दर पर और पारदर्शी तरीके से खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही खाद लेने के लिए लागू किए गए ई-टोकन सिस्टम को या तो बेहतर बनाया जाए या फिर इसे पूरी तरह खत्म करके पुरानी व्यवस्था को वापस लागू किया जाए। किसानों की एक मांग ये भी है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में की गई घोषणाओं और वादों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। मध्य प्रदेश में किसानों को खाद की समस्या काफी समय से हो रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने खाद की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन राज्य सरकार ने खाद की समस्या को नकारते हुए खुद का बचाव किया था। अब ये प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले रहा है। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, छात्रों के मुद्दों पर एक बार फिर से जो है आंदोलन की आहट प्रज्ञा सुनाई देने लगी है। कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि CJP ने सरकार और पुलिस प्रशासन को जो है कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती दी है। बिल्कुल मानसी, अगर बात की जाए पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पुलिस की ओर से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो CJP जल्द ही एक बड़ा और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकती है। इतना ही नहीं, CJP ने सरकार से लिखित
आश्वासन भी मांगा है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। और मानसी, इसी पे बनी है हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए दिखा देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बड़े आंदोलन का प्लान बना रही है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। दीपके का कहना है कि अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बड़ा आंदोलन कर इसका जवाब देगी। वहीं सीजेपी की ओर से कहा गया कि प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई पर हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्वीकार नहीं है। अभिजीत दीपके ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक बड़े और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के जरिए इसका जवाब देगी। सरकार को छात्रों को निशाना बनाना और उन्हें परेशान करना बंद करना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी को सरकार से फिर से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। सीजेपी चाहती है कि छात्रों को लेकर हो रही कार्रवाई को खत्म करना चाहिए, साथ ही उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज न हो। कॉकरोच जनता पार्टी सरकार से लिखित आश्वासन चाहती है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होगा और उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। सीजेपी का कहना है कि प्रदर्शन को 25 जुलाई को समाप्त करने से पहले सरकार के साथ हुई तीसरे दौर की बातचीत में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास का कहना है कि सरकार ने हमें प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज न करने का आश्वासन दिया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें स्वीकार नहीं। हमें गारंटी दिया था सरकार ने, वो गारंटी पे वो अमल करे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो भी करे वो करे, उसके एडिशन में हो सकता है कुछ भी, लेकिन हमें जो गारंटी किया गया था वो किसी भी लीगल ऑर्डर के थ्रू ऐसे आप उसको रेसेंड नहीं कर सकते, उससे पीछे नहीं हट सकते हो। तो ऐसा जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो एक तरह से हमें पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। जो गारंटी किया गया था हम चाहते हैं कि सरकार उस पर अमल करे, अगर नहीं करती है तो हमने अभी ऐलान किया है कि हम लोग एक बहुत बड़ा प्रदर्शन फिर से करेंगे। छात्रों के मुद्दे पर सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच टकराव अभी थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार के मौखिक आश्वासन के बीच फंसे इस विवाद ने प्रदर्शनकारियों के भरोसे को झकझोर दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार लिखित आश्वासन देती है या नहीं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और आने वाले दिनों में टकराव भी देखा जा सकता है। चलिए प्रज्ञा, बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और ऐतिहासिक पल आया। देश के स्टार लंबी दूर के धावक जो है गुलवीर सिंह ने शानदार प्रज्ञा प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में जो है सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। बिल्कुल, और इस उपलब्धि के साथ ही गुलवीर सिंह ने इतिहास रच दिया। वो कॉमनवेल्थ गेम्स की इस स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले एथलीट बने। मानसी, इसी पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए दिखा देते हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। अब ट्रैक एंड फील्ड में भारत के गुलवीर सिंह ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार सालों से था। पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर गुलवीर इस स्पर्धा में कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। गुलवीर सिंह ने रचा इतिहास, 10,000 मीटर दौड़ में जीता सिल्वर मेडल। 27 मिनट 49.78 सेकंड में रेस पूरी कर इतिहास रचा। इस स्पर्धा में भारत का पहला कॉमनवेल्थ मेडल। गुलवीर के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, गुलवीर सिंह, आपकी शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर आपने पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला मेडल जीता है। देश को आप पर गर्व है। मैं कामना करती हूँ कि भविष्य में आप और भी कई उपलब्धियां हासिल करें। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे उत्तर प्रदेश और पूरे देश का गौरव बताया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाने वाले उत्तर प्रदेश के सपूत एवं नायाब सूबेदार गुलवीर सिंह को हार्दिक बधाई। आपकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि अथिक परिश्रम, अनुशासन एवं राष्ट्र के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं देश को आप पर गर्व है। अलीगढ़ के सिरसा गांव से निकलकर भारतीय सेना में नायाब सूबेदार बनने तक का सफर और फिर गांव की पगडंडियों से लेकर इंटरनेशनल ट्रैक तक, गुलवीर ने अपनी मेहनत और अनुशासन से हर चुनौती को पीछे छोड़ दिया। सेना की ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट से जुड़े गुलवीर आज भारत के सबसे भरोसेमंद लंबी दूरी के धावकों में गिने जाते हैं। गुलवीर का सफर लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहा। 2023 एशियाई एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज, एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज
और 2025 एशियन एथलेटिक्स में 5000 और 10,000 मीटर दोनों में गोल्ड और अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ऐतिहासिक सिल्वर उन्होंने जीता है। गांव की मिट्टी से निकला एक जवान और अब भारत की नई एथलेटिक्स पहचान। गुलवीर सिंह ने साबित कर दिया है कि मेहनत की रफ्तार इतिहास की मंजिल तक जरूर पहुंचती है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बना हुआ है। इजरायल और अमेरिका नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर ईरान के पास परमाणु हथियार आए। और प्रज्ञा, यही वजह से जो है इजराइल और अमेरिका ने जो है ईरान पर हमला बोल दिया है। ईरान और अमेरिका के युद्ध के कई महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है इस संघर्ष का कोई सफल निष्कर्ष जो है नहीं निकल पाया। तो इसी पर दिखाते अपनी एक खास रिपोर्ट। ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बना हुआ है। इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर ईरान के पास परमाणु हथियार आए। इसी वजह से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला है। ईरान और अमेरिका के युद्ध के कई महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस संघर्ष का कोई सफल निष्कर्ष नहीं निकल सका है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान वॉशिंगटन के साथ समझौता करने को बेहद इच्छुक है और उसने मूल रूप से ये मान लिया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप ने इसके साथ ही चेतावनी दी कि अगर बातचीत विफल रही तो अमेरिकी सेनाएं फिर से हमला शुरू कर सकती हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, ईरान के पास कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे और वो ये बात समझते हैं। हमने उन पर बहुत जोरदार प्रहार किया है और वो किसी भी तरह डील करना चाहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई है। ट्रंप ने ईरान के उन बयानों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि न्यूक्लियर मामलों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ट्रंप ने कहा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी बहुत अच्छी चर्चा के बीच में होते हैं और वो बाहर आकर कहते हैं कि हम बात नहीं कर रहे हैं या हमने न्यूक्लियर पर चर्चा नहीं की, जबकि हमने सिर्फ उसी पर चर्चा की क्योंकि उनके पास कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। वो ये समझते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान असल में अमेरिका की मांग मान गया है, लेकिन उसने अभी तक अपनी इस बात को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। मैं बस इतना चाहता हूं, उनके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, बस इतनी सी बात है। वो असल में इस बात के लिए मान गए हैं, हमें बस उनसे इसे आधिकारिक करवाना है। वो इसके लिए सहमत हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वे और ज्यादा सैन्य कार्रवाई के बजाय किसी समझौते को प्राथमिकता देंगे, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने समझौता करने से इनकार किया तो वो ईरान के पुलों, बिजली घरों और दूसरे बुनियादी ढांचों पर बड़े पैमाने पर हमले करेंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका पिकेक्स माउंटेन पर हमला कर सकता है, जहां खबर है कि ईरान निर्माण और किलेबंदी का काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा, हमने उनके परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया था और अगर समझौता नहीं हुआ तो हमें पिकेक्स को भी नष्ट करना होगा। हम उसे बहुत आसानी से नष्ट कर देंगे। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहा, हॉर्मुज से आने जाने पर अमेरिकी सेना का कंट्रोल है और वो सिर्फ चुनिंदा जहाजों को ही गुजरने दे रही है। एक समझौते की रूपरेखा बनने के बाद वॉशिंगटन ने अपनी नाकेबंदी में ढील दी थी, लेकिन ईरान के समझौते को तोड़ने के बाद इसे फिर से लागू कर दिया। यहाँ से सिर्फ वही जहाज गुजर पाते हैं जिन्हें हम गुजरने देना चाहते हैं। हमारी नाकेबंदी इतनी मजबूत है कि कोई भी इससे गुजर नहीं सकता। बता दें कि ईरान और दुनिया की 6 बड़ी ताकतों के बीच 2015 में एक परमाणु समझौता हुआ था, जिसके तहत प्रतिबंधों में राहत के बदले तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाई गई थी। ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में अमेरिका को उस समझौते से अलग कर लिया था। तो वही ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर इस वक्त जो है पूरी दुनिया की नजरें प्रज्ञा टिकी हुई नजर आ रही है। एक तरफ जो है अमेरिका राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और युद्ध रोकने के लिए तैयार हो गया है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आक्रामक रुख सामने आया है, जिसके बाद क्षेत्रीय तनाव और भी बढ़ गया है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी तरह की हलचल का असर जो है अब वैश्विक बाजार पर पड़ सकता है। इसी पर बनी है हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए दिखा देते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध पर इस समय पूरी दुनिया की नजर है। एक तरफ ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान मान गया है कि वो अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और युद्ध रोक देगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जोरदार हमला किया गया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले 3 जहाजों पर उन्होंने हमला किया है। ये जहाज ईरान की चेतावनी की अनदेखी कर रहे थे। ईरान ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव बना हुआ है। ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि उसकी जब्त संपत्तियों का इस्तेमाल करने वाले किसी भी देश या कंपनी के जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। हमले से कुछ घंटे पहले ही ईरान ने चेतावनी जारी करते हुए दुनिया भर के देशों और शिपिंग कंपनियों से कहा था कि यदि किसी देश या कंपनी ने अमेरिका द्वारा जब्त की गई ईरानी संपत्तियों का इस्तेमाल किया
तो उसके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें, हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि युद्ध के दौरान जिन जहाजों को ईरान के हमले से नुकसान पहुंचा, उन जहाजों को ईरान की जब्त की गई संपत्तियों से मुआवजा दिया जाएगा। ट्रंप के इस बयान के बाद से ही ईरान भड़का हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगाची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, किसी दूसरे देश की संपत्ति जब्त करके उसका इस्तेमाल भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए करना एक बहुत खतरनाक मिसाल है। जो लोग ऐसे जब्त किए गए पैसों से फायदा उठा रहे हैं या इसका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि इस तरह की किसी भी संपत्ति जब्त करना सामान्य बना देंगी तो फिर किसी की भी संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। इसके बाद जो हालात पैदा होंगे वे ना अच्छे होंगे और ना ही शांतिपूर्ण। बता दें कि ईरान और अमेरिका का युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट मंडरा रहा है। जिस तरह से अमेरिका और ईरान ने यहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमला किया है, उनको देखते हुए कोई भी जहाज यहां से गुजरना नहीं चाहता, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक संकट जैसी स्थिति है, क्योंकि दुनिया के तमाम देश ऐसे रास्ते से अपने गैस और कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा मंगवाते हैं। भारत में भी इसी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। तो आज के इस हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही, जहां हमने बात किया सावन की शुरुआत के साथ ही मॉनसून सेशन को लेकर क्या कुछ हलचल देखने को मिली और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में ईरान और अमेरिका को लेकर क्या कुछ कन्वर्सेशन चल रहे हैं, क्या कुछ इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।